गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 14 मई है, तो सबसे पहले मैं आपको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी ब्रह्मांड के अंदर एक घटना हो रही है कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी उच्च राशि मेष से अपनी शत्रु राशि वृष में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जब शुक्र और वैसे तो शुक्र और सूरज को दोस्त नहीं माना जाता, दोनों फ्रेंड नहीं होते। तो वृष राशि में जैसे ही सूर्यदेव प्रवेश करेंगे तो वहाँ 3 ग्रह ऑलरेडी मौजूद हैं, और वो 3 ग्रह हैं राहु, बुध और शुक्र। तो जैसे ही शुक्र का प्रवेश हो सूर्य का प्रवेश होगा उस राशि में, तो राहु और सूर्य की वजह से ग्रहण योग की सृष्टि हो जाएगी। तो ये जो ग्रहण योग है पूरे महीने चलेगा, यानी कि 15 जून तक, क्योंकि सूर्य देव अग्नि संक्रांति, जैसे कि आज संक्रांति है, क्योंकि सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है उसको हम संक्रांति कहते हैं। तो शुक्र की राशि में जाकर सूर्य पहले तो बुध के साथ मिलके बुध आदित्य योग बनाएगा, और साथ ही साथ सूर्य और राहु मिलके ग्रहण योग की सृष्टि करेंगे। तो दोस्तों, ये स्थिति इतनी अच्छी नहीं मानी जा सकती है, लेकिन हर राशि पे हर लग्न पे अलग अलग प्रभाव होता है इसका। तो दोस्तों, सूर्य का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रकाश पुंज है, जिसके द्वारा सारे ग्रह उनसे प्रकाश लेके चमकते हैं। दूसरी चीज़, सूरज हमारे मान सम्मान का प्रतीक है, हमारे यश मान का प्रतीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हमें हाई पद दिलाता है, राजनीति में हमें सफलता दिलाता है, हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाता है, और हमारी पॉपुलैरिटी को कामयाब करने में काफ़ी ज़्यादा इसका ज़्यादा सहयोग होता है। और शुक्र जो होता है उसका संबंध वैभव के साथ, सांसारिक सुखों के साथ, लग्जरियस लाइफ के साथ, ग्लैमरस लाइफ के साथ। तो वैसे तो जाके सूर्य वहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, लेकिन जो राहु बैठा है उसने ग्रहण योग की सृष्टि करके कहीं ना कहीं कोई मुसीबत क्रिएट कर दी है। अब दोस्तों, 26 मई को बुध यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 26 तारीख को एक बहुत बड़ी ये भूगोलीय घटना होने वाली है कि उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बताऊंगा कि किस राशि में लग रहा है और किस राशि वालों को फ़ायदा मिलेगा और किसको क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं अगला वीडियो डालूंगा। और एक दूसरा ग्रहण लगेगा जिसको हम सूर्य ग्रहण कहेंगे, वो 10 जून को। तो दोस्तों, 2 ग्रहण ये सूर्य के एक ट्रांजिट में, सूर्य के एक भाव को बदलने में 2 ग्रहणों की सृष्टि हो रही है। तो 10 जून को भी जो ग्रह लगेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सभी राशियों के लिए ये जो ग्रहण योग या बुध आदित्य योग बन रहा है, किन किन राशियों को फायदा करेगा और किन किन राशियों को नहीं। उससे पहले दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दीक्षा एस्ट्रो कपूर,
और साथ साथ में आइकन बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे जितने भी अपलोडिंग वीडियो है या जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो ऑटोमेटिकली आप तक आ सकें और आपको सूचनाएं प्राप्त हो सके और आप अपनी उन सूचनाओं को अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेष राशि पे आता हूँ। तो क्योंकि ये जो मेरी प्रेडिक्शन है ये चंद्र राशि पे आधारित है, तो दोस्तों मेष राशि में सूर्य पंचम घर का मालिक है। पंचम घर होता है हमारे एजुकेशन का, हमारी संतान का, हमारे लव रिलेशन का, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का और हमारी एजुकेशन का। तो दोस्तों सूर्य का गोचर जो है वो आपके राशि के, मेष राशि के दूसरे स्थान पे यानी धन और वाणी के भाव में होगा। चूंकि वहाँ ग्रहण योग भी बनेगा और उसके बाद राहु केतु की दृष्टि भी आपस में दृष्टि संबंध बना हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि आपकी वाणी में कटुता आएगी, धन का नाश भी हो सकता है इस समय के दौरान और क्रोध बढ़ सकता है आपका बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक हो सके अपनी वाणी को कंट्रोल में कीजिएगा और व्यवसाय में किसी तरह का परिवर्तन करने से बचें इस समय के दौरान और कोई भी बोल्ड निर्णय लेने का प्रयास ना करें। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, धन आगमन तो होता रहेगा, उसकी आप चिंता न करें, जितनी ज़रूरत है आपको आता रहेगा। लेकिन ज़रूरत है हमें प्रिकॉशन लेने की, क्योंकि इस समय हमें क्या है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए और ना ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस समय के दौरान धन संचय तो बहुत मुश्किल होगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। और संतान और शिक्षा में के लिए ये समय रुकावटों भरा और समझ लीजिए कि रुकावटें आती रहेगी इस समय के दौरान। और वैवाहिक जीवन में वाद विवाद के संकेत मिल रहे हैं, तो जितनी भी आप डिप्लोमेसी यूज करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से बचें, बहस करने से बचें और कृपया शांति बनाए रखें। और प्रेम संबंधों के अंदर भी कठोरता आ सकती है इस समय के दौरान। और कृपया आप अपने पेट, पैर, सिर और का ध्यान रखें और हो सके तो सूर्य देव को आप हर रोज़ अर्घ प्रदान करें। सुबह उठते ही चढ़ते हुए सूरज को तांबे के लोटे में लाल फूल या चंदन डाल के ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम नमो भास्करा या फिर ओम सूर्याय नमः का पाठ करते हुए आप जल चढ़ाएं। अब दोस्तों मैं दूसरी राशि में आता हूँ, वृष राशि। चूंकि सूर्य का गोचर वृष राशि में होने वाला है और ग्रहणी भी वो बनेगा तो वृष राशि में बनेगा, बुध आदित्य योग बनेगा तो वृष राशि में बनेगा। तो सूर्य आपके चौथे चतुर्थ घर का मालिक है, आपके सुख स्थान का, आपकी मदर का, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके कन्वीनियंस का, आपके लग्जरियस लाइफ का। तो दोस्तों अगर आपके राशि के अंदर सूर्य और राहु ग्रहण योग बनाते हैं तो वो क्या करेगा कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा ही लो कर देगा, कॉन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, दिमाग में एक तनाव सा बना रहेगा और इस समय ओवर कॉन्फिडेंस होने या ज़्यादा एग्रेसिव होने से बचें। भौतिक सुखों में कमी करेगा, भूमि वाहन सुख कृपया न खरीदें इस समय के दौरान। माँ की सेहत का ध्यान रखें और वैवाहिक संबंधों में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है या आपकी पत्नी की हेल्थ खराब हो सकती है। कृपया आपको नेत्रों की समस्या भी हो सकती है, आंखों से प्रॉब्लम से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो कृपया अपनी आंखों का ध्यान रखें। और माइग्रेन, हेडेक या
की समस्याएं भी हो सकती है, तो कृपया आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और किसी के साथ उलझे नहीं इस समय के दौरान। तो कृपया शांति बनाए रखें। अगर हो सकता है तो आप एक चांदी के टुकड़े को एक चकोर बनाकर अपने पर्स की रखें, तो आपको कुछ ना कुछ इस समय के दौरान दिमागी शांति, तनाव कम होगा और कुछ राहत मिल सकती है। अब दोस्तों मैं तीसरी राशि पर आता हूँ, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में सूर्य आपके तीसरे भाव का, तीसरा भाव होता है हमारी कॉन्फिडेंस का, और हमारे भाई, छोटे भाई बहनों के घर का। तो मिथुन राशि में ये भाई बहनों का घर का स्वामी होकर ये इसका गोचर 12वें स्थान पे होगा। 12वां स्थान होता है खर्चे का, विदेश से संबंधित। तो दोस्तों इस समय के दौरान धन की परवाह न करें कि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पे है, भाग्य आपका साथ देता रहेगा, लेकिन सूर्य और राहु की स्थिति से आपके आत्मविश्वास में कमी बनी रहेगी इस समय के दौरान। और कृपया खर्चों पे नियंत्रण रखें, धन का नुकसान हो सकता है इस समय के दौरान, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कृपया खान पान का ध्यान रखें और फिजूल की यात्राओं से बचें। और इस समय के दौरान किसी तरह का रिस्क ना लें, और सरकारी कामों में बाधा आ सकती है या फिर सरकारी किसी मसले के अंदर उलझ सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया या किसी तरह की समस्या आ सकती है। तो कृपया अगर इनकम टैक्स नहीं चुकाया तो चुका दें, या मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई चालान भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट की ओर से कोई ना कोई दंड मिलने की संभावना है। तो कृपया प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कृपया आप थोड़ी सावधानी लेके चलें इस समय के दौरान। और इस समय अनिद्रा की समस्या हो सकती है, हो सकता है आपको नींद ना आए, नींद की परेशानी है। तो कृपया गणेश जी की उपासना करें। ओम गणपताय नमः का 108 बार जाप करें रोज। अब दोस्तों मैं इससे पहले अगली राशि कर्क राशि में आ रहा हूँ। कर्क राशि में सूर्य आपके धन भाव का, आपका वाणी भाव का स्वामी होकर 11वें स्थान पर, यानी कि आपके लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में राहु के साथ ग्रहण योग बनाएगा, और उस साथ साथ में बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो दोस्तों वैसे आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली इस समय, धन आगमन आपका होता रहेगा, लेकिन आय और व्यय में थोड़ा बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आय व्यय को हम देखा जाए तो उसमें एक मिला जुला असर रहने की आदत के संकेत मिलते हैं। और इस समय के दौरान मित्रों से आपको सहयोग नहीं मिलेगा, और विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्ति के लिए में कुछ रुकावटें और कुछ व्यवधान आ सकता है समय के दौरान। और संतान के लिए यह समय कुछ खास नहीं रहेगा, लेकिन अगर धन की स्थिति या आर्थिक स्थिति देते हैं तो उसमें बेहतरी के संकेत हैं समय के दौरान। कृपया हो सके, और ये एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि हो सकता है कि लव रिलेशन के अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आए इस समय के दौरान, या कोई मतभेद हो जाए या टूटने के कगार पे चले जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। अब दोस्तों मैं अगली राशि में आता हूँ, सिंह राशि। सिंह राशि में सूरज आपकी राशि का मालिक है, आपकी पर्सनैलिटी का मालिक है, आपके ऑरा का मालिक है, आपके कॉन्फिडेंस का मालिक है। तो सूर्य का गोचर आपके 10वें स्थान पे होगा, और 10वां स्थान होता है प्रोफेशन, कैरियर एंड बिजनेस का। लेकिन दोस्तों वहाँ फिर राहु
और सूर्य का ग्रहण योग बना हुआ है, बुध आदित्य योग भी बना है, शुक्र भी वहाँ है। तो ये थोड़ी सी ये इंडिकेट करता है कि वैसे सुख साधनों की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान। आपको धन भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों, इस समय के दौरान व्यवसाय में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती है, रोजगार में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती है, कॉन्फ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है, और धन लाभ करवाएगा, लेकिन आपको सिर, आंख और हड्डियों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी ना किसी तरह की समस्या ये पैदा करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी, कोई मान सम्मान पे भी आघात लग सकता है, उस तरह पे भी हमें कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, और किसी तरह के पंगे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सके तो आप सूर्य को जल दें, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब मैं अगली राशि कन्या राशि पे आता हूँ। कन्या राशि में सूर्य 12वें भाव का मालिक है। 12वां भाव होता है खर्चे का, एक्सपेंसेस का, विदेश का। तो ये योग जो बन रहा है आपके 9th भाव में, 9वें भाव में, यानी कि आपके भाग्य भाव में बन रहा है। तो दोस्तों, इस समय के दौरान आप हो सकता है कि अध्यात्म की तरह या स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेंगे, तो आपको जो प्रॉब्लम है वो कम महसूस होगी। और इस समय कॉन्फिडेंस में आप कमी महसूस करेंगे, आलस्य बढ़ जाएगा, और भाग्य पूरी तरह से आपका साथ नहीं देगा, और बनते हुए कामों में रुकावट आ सकती है इस समय के दौरान। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहें, समय पर मेडिकेशन लेते रहें, और मेडिकल चेकअप करवाते रहें, और कृपया खान पान का ध्यान रखें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है तो माँ भगवती की आराधना करें, ये आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, मैं अगली राशि तुला राशि पे आता हूँ। तुला राशि में सूर्य आपके 11th हाउस, ये 11th हाउस का मतलब होता है लाभ का भाव, प्रॉफिट का भाव, गेन्स का भाव, और इच्छा पूर्ति का भाव। तो उसका स्वामी होकर अष्टम घर में, अष्टम घर को अच्छा नहीं माना जाता है, अष्टम घर को रोग का घर माना जाता है, बीमारी का घर माना जाता है। तो अष्टम घर में सूर्य का गोचर राहु के साथ ग्रहण योग बनाकर और बुध आदित्य योग बनाकर बनेगा। तो दोस्तों, ये स्वास्थ्य की स्थिति के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो इस समय के दौरान आपकी इनकम प्रभावित होगी, आपका लाभ प्रभावित हो सकता है। जितनी मेहनत करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट ना मिले, और संचित जो धन है कृपया उसका ध्यान रखें, कुछ नुकसान होने की संभावना भी बनती है। और वैसे इतने अच्छे परिणाम मिलने के चांसेस नहीं हैं। पारिवारिक जीवन में अप्स एंड डाउन्स बने रह सकता है। कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, और कुछ आपको तनाव, स्ट्रेस और की स्थिति बनी रह सकती है। लेकिन किसी पुरानी बीमारी से आपको, या पुरानी कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, जैसे कोई कर्जे की प्रॉब्लम है, कोई अदालती मामले का प्रॉब्लम है, तो इस समय के दौरान ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस समय काफ़ी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके आपको चलना पड़ेगा। तो नाभि से रिलेटेड या नाभि से नीचे रिलेटेड हिस्सों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई ना कोई बीमारी उभर सकती है। तो अब दोस्तों, मैं इससे अगली राशि वृश्चिक राशि पे आता हूँ। वृश्चिक राशि में
सूर्य आपके 10th घर का मालिक है, आपके प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस के घर का मालिक है, और वो आपके 7th हाउस होता है हमारे विवाह का, हमारी पार्टनरशिप इन बिजनेस का, उस घर में गोचर करेगा। तो 7th हाउस को में सूर्य का जाना और साथ में राहु का बैठना, शुक्र और बुध का भी बैठना, लेकिन शुक्र जो है वो 28 तारीख को वहाँ से गोचर कर जाएगा मिथुन राशि में, और 26 को बुध वहाँ से गोचर कर जाएगा। अब रह जाएंगे राहु और केतु, जो ग्रहण योग बनाकर आपके 7वें स्थान पर बैठे हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी कॉन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र में काफ़ी चैलेंजेज, काफ़ी चेतावनियाँ आपके सामने आएंगी, और वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और कृपया स्वास्थ्य का ध्यान रखें और एग्रेसिव ना बने, क्रोध पे नियंत्रण रखें इस समय के दौरान, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर हो सके तो विष्णु जी की आराधना करें आप, आपके लिए शुभ रहेगा। और हो सकता है तो अगर तांबे के लोटे में आप जल्द ग्रहण करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। अब इसके अलावा मैं तीसरी राशि पे आता हूँ, वो है अगली राशि, कहने का मतलब वो धनु राशि है। और धनु राशि में सूर्य आपके नवम यानी कि भाग्य स्थान का मालिक है, आपके पिता के घर का मालिक है, और आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का मालिक है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का मालिक है, आपके अध्यात्म का मालिक होकर आपके 6th हाउस को हम शत्रु का घर कहते हैं, ऋण का घर कहते हैं, अदालती मामलों के घर से संबंधित भी इस घर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस घर में शुक्र राहु का ग्रहण योग बनेगा। तो दोस्तों, इस समय के दौरान भाग्य पूरी तरह आपका सपोर्ट नहीं करेगा, या आप यूँ कैसे लें, भाग्य आपका पूरा तरह साथ नहीं देगा। और शत्रु हानि पहुँचाने का, हावी होने की कोशिश करेंगे इस समय के दौरान। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो ये समय अनुकूल नहीं है, तो उसके लिए आप अगली डेट ले लें, 15 जून के बाद की। नहीं तो अगर इस समय आप कोई न्यायालय का आदेश आता है तो आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो मेरा अनुरोध यही है कि अगर आप 15 जून के बाद की डेट लेते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा, और आपकी विजय होने की संभावनाएं पूर्णतः बन जाएगी। अब दोस्तों, जो लोग हायर एजुकेशन में हैं उन छात्रों को विद्यार्जन में रुकावटें आ सकती है, और इस समय के दौरान कृपया यात्रा ना करें, और अपने स्वास्थ्य का पूर्णतः ध्यान रखें, हड्डी, पेट, सिर का ध्यान रखें। और हो सकता है तो आप रोज़ सुबह स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, यार्घ चढ़ाएं तांबे के लोटे में डाल के, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो दोस्तों, मैं अगली राशि मकर राशि पे आता हूँ, और मकर राशि में आपको बताता हूँ कि इस राहु और सूर्य और राहु के ग्रहण योग का क्या प्रभाव होगा। तो दोस्तों, मकर राशि के में सूर्य जो है वो आपके 5वें स्थान पे गोचर करेगा, और सूर्य को मकर राशि के लिए अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य अष्टम घर का मालिक होता है, और अष्टम घर होता है बीमारी का। तो दोस्तों, बीमारी का मालिक जो है वो आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, और राहु के साथ ग्रहण बनाएगा,
तो आपके लिए ये स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि छात्रों को एजुकेशन प्राप्त करने में बाधाएं आएंगी इस समय, और आपको पूरी मेहनत का रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा इस समय के दौरान। आपकी आमदनी प्रभावित हो सकती है, और ये समय आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अगर आप प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धन आगमन तो होता रहेगा इस समय के दौरान, लेकिन पेट से संबंधित और समस्याएं हो सकती है आपको, और इस समय प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं, और संतान की तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी आपको आ सकती है। तो कृपया आप गणेश जी की आराधना करें, उपासना करें, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब दोस्तों, इससे बाद में अगली राशि पे आ रहा हूँ, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य सप्तम घर का मालिक है। सप्तम घर होता है हमारी मैरिज का, पार्टनरशिप एंड बिजनेस का, और सप्तम घर का स्वामी होकर सूर्य चौथे स्थान पे, यानी कि सुख स्थान पर राहु के साथ मिलकर ग्रहण योग बनाएगा, और ये ग्रहण योग 5 जून तक चलेगा, 15 जून तक चलेगा। तो 10 जून को ग्रहण भी लगेगा। तो दोस्तों, ये समय कार्य क्षेत्र और व्यवसाय के लिए इतना बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन जितने धन की आपको ज़रूरत है, धन तो आता रहेगा आपके ऊपर, आपके पास। और इस समय के दौरान आप भूमि वाहन न खरीदें, और ससुराल पक्ष से भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे आपके। और जो हार्ट के मरीज हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में क्लेश, सरकारी कामों में थोड़ी बाधाएं आ सकती है इस समय के दौरान, तो आपको शनि की आराधना करनी चाहिए, या शनिवार के शनिवार सरसों का दिया जलाएं, शनि के मंदिर में जलाएं, हनुमान जी के मंदिर में जलाएं, या पीपल के नीचे जलाएं, तो आपके लिए शुभ रहेगा। अब दोस्तों, मैं अगली राशि मीन राशि पे आ रहा हूँ। मीन राशि में सूर्य आपकी, तो इस समय के दौरान आपको भाग्य का पूर्ण सपोर्ट नहीं मिलेगा, पराक्रम में कमी आएगी, क्योंकि सूर्य आपके 6वें घर का मालिक है। 6वां घर होता है शत्रु का, ऋण का, रोग का। तो दोस्तों, इस समय पराक्रम में कमी आ सकती है, आलस्य बढ़ सकता है आपका, तो कृपया आलस्य का त्याग करें और सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ें। और छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, और इस समय के दौरान विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कृपया स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों पे नियंत्रण रखें। सिर, पेट, कमर या कंधे में चोट लग सकती है, या उनसे संबंधित कोई ना कोई परेशानी रह सकती है, तो कृपया आप विष्णु जी की आराधना करें, क्योंकि बृहस्पति भी आपका कमज़ोर हो के 12वें स्थान पे बैठा हुआ है। तो विष्णु जी की आराधना करेंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा सूर्य के राशि परिवर्तन का डिफरेंट राशियों पे क्या असर होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रहण योग राहु और सूर्य का बनेगा, वो 15 जून तक बना रहेगा। इसके बीच 26 मई को बुध अपना राशि परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 28 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हुए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद सिर्फ सूरज और राहु रह जाएंगे, जो ग्रहण योग बनाकर
15 जून तक चलेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 26 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा और उसकी पूर्ण स्थिति में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और 10 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। कैसे लगेगा, कितने बजे लगेगा, सूतक कब शुरू होगा, तो सबके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, मैं पाम रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ, जनपत्रियाँ की बनाते हैं हम, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी कंसल्टेशन करते हैं, कुंडली मिलान भी हम करते हैं शादी के लिए। तो आपकी किसी तरह की समस्या हो, भले वो फाइनेंस की समस्या हो, भले वो कैरियर से रिलेटेड हो, भले वो जॉब से रिलेटेड हो, भले वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, भले वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, भले वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, भले आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड हो, जैसे प्रेम संबंधों को बाधा आ रही है, और ये भले वो मैरिड लाइफ से संबंधित हो। मैरिड लाइफ का कहने का मतलब ये है कि कई बार पति पत्नी के अंदर मतभेद चलते हैं, कई बार मैरिज में रुकावटें आ जाती, मैरिज नहीं हो पाती, कई बार विचारों का मतभेद होता है, और इसके अलावा किसी तरह के संबंधों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, और जेम स्टोन रिकमेंडेशन भी मैं करता हूँ। अगर आपकी किसी को जेम स्टोन की ज़रूरत हो तो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, 2 सर्टिफिकेट के साथ। एक गवर्नमेंट का लैब का सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि रत्न भी हमारे जीवन के अंदर बहुत चमत्कार करते हैं। लेकिन कभी भी अंदाजे से या शौक से हमें स्टोन नहीं पहनना चाहिए। हमें अपनी जनपत्री का पूर्ण तरह विश्लेषण करवा के स्टोन पहनना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ऑनलाइन और मैं पर्सनल कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर कोई आप चाहवान हैं, लेकिन मेरी जो सर्विसेज चार्ज होते हैं दैट इज पेड सर्विसेज। तो आप अगर चाहवान हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई व्हाट्स, बिकॉज वैन जब आप यूट्यूब के नीचे जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ मेरी ईमेल है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, मेरी वेबसाइट है, मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो दीक्षा स्ट्रोक कपूर, दिशा एक्स्ट्रो कपूर डेस्टिनेशन एंड सॉल्यूशन के नाम पे मैं उपलब्ध हूँ। तो वहाँ भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आज के लिए थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते।